हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। जैसे कि प्रवीण सर ने आपको बताया है, हम लोग पेपर 2 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पेपर 2 की सीरीज़ में मेन एम यही रहेगा कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्टली है, या पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं, या किसी तरीके की वजह से वो कोई बुक्स वगैरह कंटेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो इस सीरीज़ के थ्रू, इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें और उनके पास इतना मैटर हो दैट दे कैन गो टू एग्जाम एंड दे कैन राइट अ वेरी नाइस essay और आर्ग्यूमेंट और प्रेसी वॉट एवर इट इज़। क्योंकि आप लोगों को कंटेंट चाहिए, स्टैटिक कंटेंट चाहिए, करंट का चाहिए, तो वी आर ट्राइंग टू कंप्राइज ऑल ऑफ देम इनटू वन लेक्चर सीरीज। तो ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। हाँ, दिस विल बी अ प्रॉमिस कि ये लेक्चर सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा दैट यू विल बी एबल टू राइट योर वेरी गुड essay या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर रिपोर्ट राइटिंग फॉर दैट मैटर। तो लेट्स स्टार्ट। सीपीएफ एसी पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पार्ट। सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट पेपर 2 के लिए। सबसे ज़्यादा डर बच्चों को लगता है एसए में, तो वी आर हियर कि आप लोगों को ये लेक्चर देखें, आप लोग इसे अटेम्प्ट करें। और हाँ, जितने भी लेक्चर के बाद जो भी आपको प्रीवियस ईयर के थ्रू या जो भी हम क्वेश्चन देंगे, प्लीज़ सिट एट योर होम या लाइब्रेरी में जाओ, कहीं भी जाओ, बट कोशिश करो कि वो अटेम्प्ट करो, जेन्युइनली आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि अभी टाइम है, अभी भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करके पेपर 2 अपना क्लियर कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है कि आप लोगों के 80 प्लस इसमें आ जाए। 80 प्लस आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पेपर 2 में। आप लोग चाहो तो अपनी नॉलेज से 80 प्लस अच्छी से स्कोर कर सकते हो, एंड फॉर दैट मैटर खाली आप एस्से और आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके भी 80 प्लस कर सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई कि आप 80 प्लस स्कोर कर सको पेपर 2 में, ताकि आपकी रैंकिंग अच्छी हो, आपको अपनी मनचाही सर्विस मिल सके। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी डन बाय प्रवीण सर, और ये वाला आई विल बी टीचिंग दिस थिंग। हम आपको कंटेंट देंगे, लास्ट में क्वेश्चन होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। So let's start. Key points to remember while you're writing essay, report and argument. Already Praveen sir has told you, but once again, डेफिनेशन से अपना essay कभी स्टार्ट मत करो। जैसे अभी एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्वेश्चन को डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो दैट लुक्स वेरी फुलिश। आप डेफिनेशन को आर्ग्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड अप्रोच, बट आप एस्से को डेफिनेशन से स्टार्ट करके एस्से के नंबर ऑफ वर्ड्स को एंड कर रहे हो। 300 वर्ड्स में आपको अपना कंटेंट भी ऐड करना है, आपके एस्से को स्ट्रक्चर भी करना है, तो आप उसमें डेफिनेशन ऐड करोगे तो यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग योर एस्से इन अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड वे। तो कोशिश करना कि आप डेफिनेशन एस्से में यूज़ ना करें। हाँ, आप डेफिनेशन आर्ग्यूमेंट में यूज़ करें। जैसे रीजनलिज्म इज अ थ्रेट टू इंडियन सोसाइटी, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन आया, तो आपको फॉर या अगेंस्ट में लिखना है। तो आप जो इंट्रोडक्शन लिखोगे आर्ग्यूमेंट का, उसमें आप रीजनलिज्म की डेफिनेशन डाल दो, जो भी आपके पास अवेलेबल डेफिनेशन है आप वो पुट कर दो। बट अगर यही रीजनलिज्म इज अ थ्रेट टू इंडियन सोसाइटी ऐसे आता है, तो अवॉइड राइटिंग डेफिनेशन। क्योंकि देखो, आपको ऐसे दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक क्वेश्चन था, टेस्ट सीरीज में हमने पुट करा, तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज स्टार्टिंग करी है बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन से। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यू ऑल आर ग्रेजुएट, दे आर नॉट सिटिंग देयर कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन लिखो, दैट लुक्स वेरी चाइल्डिश। आप किसी एनेक्डोट से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट विद एन एनेक्डोट, हियर इट इज। आप किसी एनेक्डोट से स्टार्ट करो, आपके पास कोई डेटा है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई फैक्ट है, आप उससे स्टार्ट करो। ये एक तरीका होता है, दैट्स अ अप्रोच हाउ यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन टू एन एसे। बट अगर आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग है तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड इज सपोर्ट योर सेंटेंस विद स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड एग्जाम्पल। जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, सपोज यू हैव रिटन कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने पॉजिटिव पॉइंट लिखा है, तो पॉजिटिव पॉइंट में आपने कोई पॉजिटिव पॉइंट डाला है कि इट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो यू हैव टू पुट दैट डेटा, यू हैव टू पुट सम स्टैटिस्टिक्स देयर, वॉट एवर डेटा स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल टू यू, आप उसमें ऐड करो। तो ये एक तरीका होता है। उससे क्या होता है, आपकी स्टेटमेंट में वेटेज आती है कि ओके, इसको सिर्फ क्लीशे नॉलेज नहीं है, ही और शी नोज इन डेप्थ में क्या लिखना है। तो ये एक तरीका है। या फिर कुछ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में आ रहा है,
तो आप किसी स्टेट के बारे में बता रहे हो, तो स्टेट का डेटा डालो कि यूपी में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन विटनेस हो रहे हैं, तो आप उसका डेटा डालो। जैसे आप किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में ऐड करने वाले हो, तो आप उसके लिए एग्जांपल पुट करो कि ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इस जगह पे और इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप इस तरीके से स्टार्ट करो। आगे हम देखेंगे, कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को कवर करने की अपने इस लेक्चर सीरीज में। सेकेंड इज ऑर्गेनिक फॉर्म में अपना डेटा रखना है। जब एस्से को मेंशन करोगे आप, जब भी आप एस्से अटेम्प्ट करोगे, आपका डेटा स्ट्रक्चर लगना चाहिए। इट शुड नॉट लुक हैफजर्ट। आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने उसका मेन बॉडी में पॉजिटिव्स नेगेटिव लिखे, अगर उस चीज़ के एग्जिस्ट करते हैं तो लास्ट में आपने गवर्नमेंट के सॉल्यूशन लिखे। ये अप्रोच हर चीज़ों में अप्लाई करनी है। जैसे बहुत तरीके होते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच भी होता है, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 300 वर्ड्स में आप इतना कंटेंट दो जो रिक्वायर्ड हो और जो जेन्युइन हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डेटा पुट नहीं करना है, आपको 3 पॉइंट इधर डालने हैं और 3 पॉइंट इधर, और लास्ट में वे फॉरवर्ड या गवर्नमेंट सॉल्यूशन। इस तरीके से आप अपने एस्से को 300 वर्ड में जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट इज हम पेपर 2 के कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। तो उसमें टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी। सीएपीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट इज नेशनल सिक्योरिटी ओनली। एवरी ईयर देयर इज 1 और 2 क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी से। कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हमेशा ही मिलेगा। फिर बाकी टॉपिक्स है वुमेन, एग्रीकल्चर, वाटर, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंटल इशू एंड क्लाइमेट चेंज, Indian society, governance, and some miscellaneous issue. Okay, so I want to discuss about this thing. 2023 में आई थिंक या 24 में ट्राइबल रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अगर आप नोट करो, ट्राइबल रिलेटेड क्वेश्चन आई गेस इससे पहले शायद 2018 या 19 में आए थे, क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन बीच में काफ़ी टाइम तक नहीं आए। तो ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कवर नहीं हो पाते इन ब्रॉड थीम्स के अंदर, तो हम इन्हें मिसलेनियस थीम में डाल के कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स को भी हम कवर कर ले। और ये बाकी हमारी ब्रॉड थीम्स है, इसके अलावा जो भी हमें लगेगा ज़रूरी होगा, आई विल पुट देम इन दिस मिसलेनियस इशू टॉपिक। जैसे ट्राइबल के अलावा सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा थे प्रीवियस ईयर में, तो ये चीज़ हम इसके थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी का। जो भी नेशनल सिक्योरिटी के बेसिक्स है वो हम पेपर 1 के पार्ट में होता है, तो वो हम पेपर 2 में डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप लोग जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उसके लिए इतना कंटेंट हो, ये शॉर्ट शॉर्ट नोट्स की तरह आपके काम करेंगे। यू डू वन थिंग, पॉज दिस वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट और टेक अ पेज, लिखना स्टार्ट करो, एंड दिस विल बी अ 1 पेजर नोट फॉर यू पीपल। आगे चल के जितनी भी वीडियोस आएगी वो सब आपकी एक 1 पेजर नोट्स की तरह काम कर जाएगी। कोई भी टॉपिक आए 100% गारंटी आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकोगे, बस आपको उसे लिंक करना अच्छे से आना चाहिए। और अभी हमारा प्रयास बैच स्टार्ट हुआ है न्यू ईयर से, तो आप में से जिसको भी लगता है कि वो पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है या वो कर सकता है, तो डू ज्वाइन दिस बैच। इसमें हमारा टारगेट रहता है कि आप लोग 100+ स्कोर करो पेपर 2 में। अब लेट्स सी द हम नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक हमारा आई थिंक इट विल गो अराउंड 1 और 2 वीक्स। तो लेट्स सी कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स, लाइक बेसिक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उसके चैलेंजेस क्या है एंड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अनकन्वेंशनल थ्रेट। मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो आया भी है, 2023 में आया है या 24 में आया है, आई डोंट रिमेंबर। साइबर थ्रेट के ऊपर आ रखा है, बायो वॉरफेयर, लोन वुल्फ अटैक, ड्रोन अटैक, दीज आर सम अनकन्वेंशनल थ्रेट जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी फेस कर रही है, तो ये चीज़ है। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। अच्छा, इंडिया का अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का जो टारगेट रहा है, इंडिया ने अपनी वॉइस भी करी है, हमेशा से उनका टारगेट रहा। अभी फ़िलहाल के टाइम पे मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया ने बहुत एम्फेसाइज़ करा है, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप लोगों को मतलब शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के ऊपर रेडी रहने चाहिए। उसके बाद है टेररिज्म, लिंक्स टू मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। कन्वेंशनल टॉपिक है, हर बार आता है।
कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के दे देते हैं। सो दीज आर फ्यू टॉपिक्स जो आपके कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म। अच्छा, एक तरीका, जब भी आप अटेम्प्ट करो पेपर को, मैं कोशिश करूँगी हर वीडियो में, हर टॉपिक से रिलेटेड आपके ऐसे कोट डालूँ। कोई भी आपका कोट होगा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल का वी हैव उन सर का वी हैव वेरी नाइस कोट, इसे तो याद ही कर लो आप। जो भी टॉपिक आएगा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, यू जस्ट ऐड दिस टॉपिक, यू जस्ट ऐड दिस कोट। तो ये या तो आप स्टार्टिंग में ऐड करो या एंड में करो, वो आपकी चॉइस है, बट अच्छा लगता है अगर आप स्टार्टिंग में करो, तो इट गिव्स मोर वेटेज टू योर एसे। एनीवेज, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड बी आर अम्बेडकर का है, जैसे क्लीनिनेस से रिलेटेड है महात्मा गांधी का, जेंडर इनइक्वालिटी पे बी आर अम्बेडकर का है। तो आप ये कोट्स आप याद रखो, आपको ज़्यादा नहीं, 5-6 5 to 6 कोट्स फेमस पर्सनालिटी के याद होने चाहिए, उन्होंने क्या कहा था। और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम अपने सीरीज में कवर करवाएंगे, इन्हें याद कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद सम बेसिक्स, कौटिल्य अर्थशास्त्र से सबसे पहली थी, जिसने नेशनल सिक्योरिटी मतलब स्टेट सिक्योरिटी के बारे में बताया था, बिकॉज उस टाइम पे नेशन एज अ कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर। तो एज अ नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था इन्होंने, कौटिल्य ने, अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट। तो आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो, ये चीज़ आप एज एनेक्डोट ऐड कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ इट्स लुकिंग बेटर। So what is national security? It refers to the security of a nation state, which includes its citizen, economy, critical institutions from a range of multi-dimensional threats and coercion. Try to remember the keywords. पूरी definition याद नहीं करनी है. We all are graduates here. We don't have to remember all the complete definition. Try to remember the keywords. तो keywords क्या क्या है इसमें? Nation state, citizen, economy, critical institutions from multidimensional threats. ये आपके 4 keywords हैं, आपको बस ये याद करने हैं। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इज विद इन द बाउंड्रीज एंड एक्सटर्नल इज बाय फॉरेन कंट्री। ठीक है, इसमें स्टार्ट हो जाता है रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर में जैसे आप जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, these are examples of non-state actor. This is under Ministry of Home Affairs, this is under CAPF, Police, Armed Forces and Ministry of Defense. These are basics, पेपर 1 में आप सबने पढ़ा है। Let's talk about the history of national security. आप नेशनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ टाइमलाइन पता होना चाहिए कि इंडिया ने इस टाइमलाइन से पहले ये फेस करा, फिर ये सिक्योरिटी थ्रेट फेस करा, और अब क्या सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया फेस कर रहा है। लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। अर्ली एरा इज 1947 to 1960। पार्टीशन हुआ, कम्युनल वायलेंस हुई, राइट्स हुए, एथनिक वायलेंस हुई, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था। फिर इंडो पाक वॉर हुआ, आईबी की एस्टैब्लिशमेंट हुई। नेक्स्ट वी हैव द मिड एरा 1960 to 1990s, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई पंजाब में, कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अच्छा इसका आप नाम बताना, विच ऑपरेशन वाज डन टू कर्ब दी सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन पंजाब बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो उस ऑपरेशन का नाम आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइएगा। लेट्स सी, आप जनवरी आ गया है, आप लोग आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नाउ कम्स द रीसेंट एरा, दैट इज 1990 ऑनवर्ड्स। तो इसमें आएगा कारगिल वॉर हुआ, फिर टेरर अटैक हुआ, मुंबई 1990 ब्लास्ट, सबको पता है ना मुंबई में? नहीं पता है तो आप जाइए गूगल करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कहीं पढ़ाई नहीं जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट में मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई थी। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद भी है इसमें, 2006 की बात है। दिल्ली में जो भी मेजर मार्केट है, जैसे करोल बाग है शायद, और सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ये टाइमलाइंस है। देन वी हैव 26/11 मुंबई अटैक, ये तो सबको ही पता होगा। 26/11 9/11 से कौन सा अटैक है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3 दिन लग गए थे काउंटर करने में। तो अच्छा, इसके बाद पोस्ट 26/11 अटैक विच एजेंसी वाज सेटअप, या आप और बताइए। अब तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं। एक तो मैंने आपसे पूछा है विच एजेंसी वाज सेटअप, उसका आपको बताना है। ऑपरेशन पूछा है मैंने आपसे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कर्व करने के लिए पंजाब में कौन सा हुआ था, तो ये 2 आपको मेंशन करने हैं। Now let's just come to this whole thing, problems of India's internal security. This is the main thing. वो जो हमने पढ़ा that is kind of brush up for you. That is an introduction part. ये मेन चीज़ है। ये आपके इतने छोटे छोटे इसलिए बनाए गए हैं कि आप लोग तुरंत लिखो, रिवाइज करो एंड जस्ट गेट रेडी टू राइट समथिंग इन एग्जाम। ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक बैठे हो, वहाँ क्वेश्चन आ रहा है और यू गाइज ऑल आर सिटिंग लाइक ब्लैंक, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, सबसे पहले आता है बॉर्डर मैनेजमेंट। हम इसको कोशिश करेंगे इसको थोड़ा होलिस्टिकली कवर करने का। नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डर मैनेजमेंट को और अच्छे से कोशिश करेंगे कवर करने की। बट अभी यहाँ देख लेते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यू आते हैं। तो सबसे पहला इश्यू तो यही है कि इंडिया का बॉर्डर पोरस है। पोरस एज इन, पोरस का मतलब है कि आप लोग इजीली क्रॉस कर सकते हो। तो जो भी मिसक्रिएंट्स है वो इसका फ़ायदा उठा के दे कम इनटू इंडिया, चाहे बांग्लादेश की साइड से, चाहे म्यांमार की साइड से, और चाहे पाकिस्तान की साइड से। मूवीज़ का एग्जांपल आप मेंशन लीजिए ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। उरी मूवी में बताया गया था ना कि अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई है, उसका यूज़ करके जो इन्फ्लिट्रेटर्स है दैट कम इनसाइड इंडिया। तो आप वो एग्जांपल आप कोट करिए, मूवी से भी आपकी हॉराइजन नॉलेज का ब्रॉड ही होता है। देन वी हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट बॉर्डर एरिया। बहुत बॉर्डर एरिया पे बॉर्डर पोस्ट अच्छे से डेवलप नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है वो नहीं है वहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रॉपर है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड है बॉर्डर एरिया में, और दूसरा टोपोग्राफी ऐसी है। अब जैसे वाटर वाला बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तो वहाँ पे गार्ड करना, मैनुअल गार्डिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप इस एरिया में मैनुअल गार्डिंग कैसे कर दोगे? तो यहाँ आपको यू नीड टू यूज टेक्नोलॉजी इन दिस एरिया। तो ये एक है। सेकेंड वी हैव माउंटेनियस बॉर्डर, वहाँ पे मैनुअल गार्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो ये कुछ कंसर्न है हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके। देन वी हैव फ्रीक्वेंट बॉर्डर स्किमिशेस लाइक जैसे LOC में रिसेंट एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल इस तरीके से कोट करने के लिए कह रही हूँ। हमने बॉर्डर स्किमिशेस का पॉइंट बताया, अपनी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, तो हम पे कोई डेटा इसके लिए अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हमने क्या करा, एग्जाम्पल लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट को वेटेज दे सकते हो। जैसे हमने अंडरलेटिंग टोपोग्राफी का आपको बताया, ये एक तरीका होता है अपने एसे को, अपने स्टेटमेंट को वेट करना, मतलब आप उसे और अच्छे से एम्फेसाइज कर रहे हो कि स्टेटमेंट हमारी सही है। तो गलवान वैली का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। गलवान वैली में इंडिया चाइना के बीच जो भी हुआ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉर्डर स्क्रिमिशेस। और जो फ्रीक्वेंट बॉर्डर स्क्रिमिशेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में अक्रॉस द LOC, वो आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद वॉलेटाइल नेबरहुड, सी वी हैव वेरी वॉलेटाइल नेबरहुड। अगर आप देखोगे इंडिया के चारों तरफ जो नेबरहुड है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, एंड फॉर दैट मैटर इंडिया मतलब पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या चाइना हो, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ही वॉलेटाइल है। अफगानिस्तान में वी ऑल नो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है अफगानिस्तान में, राइज ऑफ तालिबान, ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिकल शिफ्ट इन बांग्लादेश, जो कि बहुत ही इंस्टेबिलिटी लेकर आया है, अभी चल ही रही है इंस्टेबिलिटी, सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ बार बार आ रही है बांग्लादेश की। तो दिस यू कैन राइट। देन पॉसिबिलिटी ऑफ टू फ्रंट वॉर इज बेसिकली रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड चाइना। I'm really sorry for my bad handwriting. पाकिस्तान एंड चाइना टू फ्रंट वॉर, वैसे एक्चुअल में होता है ये 2.5, एक्चुअली 0.5 इज रिलेटेड टू नक्सलिज्म, वो थ्रेट जो हम इंडिया के अंदर विटनेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ टू फ्रंट वॉर।
Political shift in neighboring countries leading to instability, Afghanistan, Bangladesh. Then ethnic violence such as in Myanmar. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कोट करने हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस आता है इनकी वजह से। हमें क्या प्रॉब्लम विटनेस करनी पड़ रही है? रेफ्यूजी क्राइसिस। और इंडिया हैज़ नॉट साइंड रेफ्यूजी कन्वेंशन, सो इट्स इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो इस वजह से चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सो ये एक चीज़ है। देन वी हैव टेररिज्म। टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विटनेस कर रहे हैं हम। जैसे पठानकोट का एग्जांपल दो आप। आपने एम्फसाइज कर दिया, अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, राइट। वी हैव उरी अटैक। देन वी हैव मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। अटैक होता है आर्म फोर्सेस पे, स्टोन पेल्टिंग विटनेस होती है, और स्क्रैपिंग। जब से आर्टिकल 370 बढ़ा है, वी हैव सीन अ राइज इन दीज एक्टिविटी। और एक इशू और आ सकता है, मे और मे नॉट बी, बट दिस माइट बी अ क्वेश्चन, यूज ऑफ ह्यूमन shield by armed forces. Use of human shield is basically armed forces, जैसे we use some local personnel. 2019 का आई गेस ये केस है, या 18 का। यूज ऑफ लोकल पर्सनल, गाड़ी के बोनट पे बिठाया, एंड ही इज यूज्ड एज ह्यूमन शील्ड। तो इसके ऊपर आ सकता है इट्स एथिकल और नॉट। तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस चीज़ को लेके। देन होम ग्रोन टेररिज्म लीडिंग टू रेडिकलाइजेशन। होम ग्रोन टेररिज्म इज बेसिकली रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। बहुत ज़्यादा इंटरनेट अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन अवेलेबल हो जाता है आसानी से, ब्रेन वॉशिंग के थ्रू। So this actually give rise to radicalization, and radicalization give rise to lone wolf attack. We'll discuss what is lone wolf attack in the further videos, so don't worry about it. Radicalization, lone wolf attack, तो ये कंसर्न हो जाता है। just let me see. Then we have insurgency in northeast. नॉर्थ ईस्ट में बहुत टाइम से, लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस ही, दे हैव बीन डिमांडिंग मोर एंड मोर ऑटोनमी। तो इस वजह से टाइम एंड स्टिल वहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी रहती है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज दे आर अगेंस्ट आफ्सपा। अच्छा, आप में से मुझे बताइए, ये तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आफ्सपा किस एक्ट के अंदर है? मतलब एक्ट तो आपको पता है, आफ्सपा एक्ट है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंडर इसको यूज़ किया गया है। तो वो आर्टिकल मेंशन करना है। हिंट दे देती हूँ, आफ्सपा सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट गवर्नमेंट। तो अब आप आर्टिकल आसानी से ढूंढ सकते हैं। I'm so sorry. Then we have witnessed ethnic clashes. म्यांमार, अभी जैसे मणिपुर में काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होगी। पिछले साल मणिपुर में जो वायलेंस स्टार्ट हुई थी, जो बहुत टाइम लगा मेन स्ट्रीम मीडिया में आने में, तो वो एक पार्ट है इंस्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट में। और वो हुई किसकी वजह से, किस में थी? कुकी एंड मेती के बीच में। वी विल ट्राई टू कवर दिस पर्टिकुलर मणिपुर वाला टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो। एक्चुअली दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। देन वी हैव नक्सलिज्म। नक्सलिज्म इज लाइक, हम इसको अभी थोड़ी देर में आइडियोलॉजी समझेंगे अभी, बिकॉज आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे मेन एरिया है, ईस्टर्न इंडिया के कुछ मेन एरिया है जहाँ पे नक्सलिज्म की प्रॉब्लम, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अभी भी एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो अगर आप देखो, जैसे MHA की एक रिपोर्ट आई थी, तो MHA की उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि रेड कॉरिडोर की जो एरिया है, दे आर ऑन डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब वो कम हो रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। और अमित शाह जी ने गोल लिया है 25 का, 26 का, टू कम्प्लीटली एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यार दिस इज़ वेरी कंसर्न थिंग, क्योंकि आप जैसे आप एक घर में रह रहे हो, आपका पड़ोसी आप पे अटैक कर रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट आपस में घर के लोगों में ही कलेश है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये मेजर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसलिए अराइज हो जाता है, आपके आपस में ही घर में कलेश हो रहा है। सो नक्सलिज्म, दे आर अगेंस्ट दी government symbol. Whatever government institutions are, they are against that. They don't want more and more autonomy. They are against the government. तो और इसका बेसिक अगर आप देखो तो 1960 से स्टार्ट होता है ये। और अभी रीसेंट अटैक, आई एम सो सॉरी, और अभी रीसेंट हम एग्जांपल दे सकते हैं DRG पे जो अटैक हुआ था,
और अगर आपको इसका कुछ और जैसे डेटा मेंशन करना है, तो एमएचए की ही साइट पे डेटा पड़ा हुआ है कि छत्तीसगढ़ इज़ द मोस्ट अफेक्टेड वन, रेड कॉरिडोर के उस एरिया में। छत्तीसगढ़ एज़ अ स्टेट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाली है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ निकाली हैं। जैसे जैसे स्कीम निकाली गई है रोशनी, स्किल डेवलपमेंट के लिए, और एक कैश इंसेंटिव, या जैसे कोई नक्सल मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, सो गवर्नमेंट एक्चुअली कि आप वो एरिया वो पाथ छोड़ के यू आर ट्राइंग टू कम इन टू द मेन स्ट्रीम पाथ, तो गवर्नमेंट उन्हें एक्चुअली में अप्रिशिएट करती है, गवर्नमेंट उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाती है, तो ऐसा मिनिमम बेयर मिनिमम कैश इंसेंटिव देके सो दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ के। देन वी हैव समाधान स्ट्रैटेजी। समाधान strategy is to counter Naxalism. These all are things we're going to cover in the video, separate video, क्योंकि थोड़ा बड़े topic है, so we'll cover it. Then we have organized crime nexus. अच्छा, okay, one more thing. What is urban Naxal? ये आपका 4th question हो गया. What do you mean by the term urban Naxals? तो ये आप mention करिए comment में. Organized crime is related to money laundering, drugs and trafficking, human trafficking. That is illicit generation of money. Organized crime is basically एक हायरार्की है क्राइम्स में, एक लूप होल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जिसका फ़ायदा उठा के देयर इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ क्राइम दैट इज़ हैपनिंग। वो किसी में भी हो सकता है, अक्रॉस द बॉर्डर, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, सम अदर कंट्रीज ऑल्सो इन्वॉल्व, द इनसाइडर्स ऑफ द कंट्रीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, दैट्स हाउ ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क एक्चुअली वर्क। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इलिसिट जनरेशन होता है मनी का, ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी इज देन रीरूट टू इंडिया एज वाइट वॉश मनी, वाइट वॉश किया जाता है ना मनी का, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। आपने ड्रग्स एंड आर्म ट्रैफिकिंग से पैसा कमाया, दैट इज अ बिग थिंग, वो रीरूट करके इंडिया में आया, वाइट मनी हो गया किसी भी तरीके से, तो दिस इज एक्चुअली अ मेन कंसर्न। ओके, हियर कम्स द 5th वन, व्हाट इज गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट, वेरी फेमस फॉर ड्रग्स एंड आर्म ट्रैफिकिंग। तो ये आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, इसमें 3 कंट्री आती है, इसमें 3 कंट्री आती है, कौन कौन सी है, मेंशन देम। लेट्स मूव नेक्स्ट। अभी तक हमने जो भी डिस्कस करी थी प्रॉब्लम, वो कन्वेंशनल प्रॉब्लम थी। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारी प्रॉब्लम 2 तरह की है, कन्वेंशनल और दूसरी है अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल टॉपिक मोर और लेस आपकी स्टार्टिंग टॉपिक है, ये सब प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है बहुत टाइम से, इसका मतलब है कि ये कन्वेंशनल है, मतलब कन्वेंशनल का ये मीनिंग होता है जो बहुत टाइम से इंडिया फेस कर रहा है। अनकन्वेंशनल इज बिकॉज ऑफ 21st सेंचुरी, लाइक न्यू मोड्स ऑफ वॉरफेयर दैट हैज कम। जैसे शायद 2020 में क्वेश्चन आया था ना अनकन्वेंशनल का या न्यू मोड्स ऑफ वॉरफेयर का, तो उसमें ये सारे आते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में अब कवर करेंगे। So these all are new unconventional modes of warfare, that is new modes of warfare. सबसे पहला है साइबर वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक। तो देखो उसमें सबसे पहले आएगा रैंसमवेयर अटैक हो सकता है इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसका एग्जांपल ये क्या करता है, दिस अफेक्ट द पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज तो अफेक्ट करता ही है, साथ में इंडिया की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करता है। मुंबई का पावर आउटरेज हुआ था, जैसे इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए आप डाल सकते हो मुंबई पावर आउटरेज, और वो किसी चाइनीज कंपनी के थ्रू हुआ था बाद में जब डेटा निकला, तो ये 2020 की बात है। कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड इंक्लूडिंग द रेलवे ऑल्सो, सब मतलब हर स्ट्रक्चर मुंबई का, हर एक इंस्टीट्यूशन अफेक्ट हुआ था। पब्लिक सर्विसेज तो अफेक्ट ही हुई, साथ में फाइनेंशियल इकोनॉमिक सर्विसेज भी अफेक्ट हुई, तो मेजर लॉस होता है इकोनॉमी को, तो ये एक है। इसमें दूसरा आप एक अटैक डाल सकते हो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का 2019, यहाँ मेंशन नहीं करा है, इट्स ओके। कोई बहुत बड़े लेवल पे मिस हैपनिंग नहीं हुई थी, बट इट एक्चुअली शो कि हमारा जो स्ट्रक्चर है
वो कितना वीक है। दिस ब्रीच एक्चुअली शोड अस द ट्रू इमेज कि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कितना वीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबको पता है ना ईरान के साथ क्या हुआ था, यूएस और ईरान की स्टोरी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। सो ये वही था कि आपका एक स्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इतना वीक है इवन एट दिस 21st सेंचुरी भी, तो इसने हमें वो शो करा था। देन वी हैव मिस यूज ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक डेटा सच एज पेगासस। जैसे पेगासस का यूज़ करके हमें पता चला था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट का या बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों का डेटा लीक हुआ, डेटा माइन किया गया। एक्चुअली डेटा लीक नहीं, डेटा माइनिंग स्टार्ट हुई उनके डेटा, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। तो दिस इज एक्चुअली अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब इतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये इसमें क्वेश्चन आ भी रखा है 23 में। देन वी हैव स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ लीडिंग टू द केस ऑफ मॉब लिंचिंग। पालघर का इंसिडेंट यू कैन राइट। बहुत सारे मॉब लिंचिंग के तो बहुत सारे इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको याद हो प्लीज़ ऐड इट। जो भी आपको याद हो आप स्टेटमेंट में डाल के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नहीं आ गए तो कोई स्टैटिस्टिक्स याद है, कोई डेटा याद है, तो आप वो उससे अपने एम्फेसाइज कर सकते हो स्टेटमेंट को। तो मॉब लिंचिंग का केस हुआ है फेक न्यूज़ की वजह से। देन इसके सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, इसके अच्छा एक और, विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मॉब लिंचिंग, एंटी मॉब लिंचिंग लॉ? वो कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले एंटी मॉब लिंचिंग लॉ लेकर आया? तो ये आपको बताना है। देन वी हैव सॉल्यूशन, पीरियोडिकल बैकअप ऑफ योर डेटा। अगर आपका डेटा इफ इन केस, मतलब इफ नॉट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट इफ इन केस वो स्टील होता है या वो ब्रीच होता है किसी भी तरीके की वजह से, तो आपके पास एक पीरियोडिकल बैकअप होना चाहिए। यू डोंट हैव टू पे इन बिटकॉइंस, कि आप उसको अपना डेटा को रिट्रीव करने के लिए बिटकॉइंस में और पेइंग द ट्रैकर जो भी होता है हैकर। देन वी हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर रियल टाइम एनालिसिस, ठीक है। देन वी हैव सर्टेन, ये कुछ गवर्नमेंट के प्लान है टू काउंटर दी साइबर वॉरफेयर एक्टिविटीज, या जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इशू है, दे आर बीइंग काउंटर्ड बाय दीज टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज बायो वारफेयर। यूज ऑफ बायो वारफेयर बहुत कॉमन है। केमिकल भी आप यूज मतलब लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बायो ही लिखना है। एक्चुअली में इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, एंथ्रेक्स का अटैक यूएसए में हुआ था 2001 में। लेटर भेजे गए थे, उसमें एंथ्रेक्स स्पोर्स थे। जो लेटर यूएस ऑफिशियल्स को मिले उस पे एंथ्रेक्स स्पोर्स थे, तो दैट्स हाउ एंथ्रेक्स स्प्रेड। तो ये एक तरीका बायो वेपन है। नेक्स्ट वी हैव हवाना सिंड्रोम। अच्छा, मच इज नॉट नोन अबाउट द हवाना सिंड्रोम, बट ओके, फ्यू थिंग्स इज दैट एंजाइटी, इंसोम्निया, पैनिक अटैक, these are the things which are witnessed in Havana syndrome। और ये मेनली यूएस ऑफिशियल्स में विटनेस किया है। इट माइट बी ड्यू टू हाई रेडिएशन एनर्जीज जो उन पे टारगेट करी गई है, बट द एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल नॉट नोन। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। देन केमिकल एजेंट का एक एग्जांपल है सेलिसबेरी नर्व एजेंट 2018, वेरी फेमस, सबको पता होगा। ये जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रशिया ने यूज़ करा था। सो दिस इज़ वेरी फेमस, आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, एस्टैब्लिश करना है बायो सिक्योरिटी एजेंसी जो कोऑर्डिनेट कर सके। आपके कोई भी अटैक हुआ या कोई भी लीकेज हुई या कोई भी ऐसी डिसीज़ आई जो जैसे कोविड आया एकदम से फैल गया, तो आपके पास एक एजेंसी होनी चाहिए, सेंट्रल एजेंसी, जो कोऑर्डिनेट कर सके या पहले से डेटा आपके पास हो उस चीज़ का। अभी चाइना में भी वायरस फैल रहा है, HPV, मेटानिमोनिया वायरस, तो ये चीज़ है। सर्विलेंस एक्टिविटी को अपनी इम्प्रूव करना है। ऐसा ना हो कि जब तक वो फैल जाए आधी पॉपुलेशन में, उसके बाद आपको पता चल रहा है। आपकी सर्विलेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नेटवर्क आपका ऐसा होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप उसे कैच कर सको या ट्रैक कर सको। देन नेक्स्ट इज लोन वुल्फ अटैक। इसका सबसे बेसिकली लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, एक इंडिविजुअल विच इज रेडिकलाइज्ड by the extremist ideology, they commit an act of violence. But point of notice is here is, एक तो इंडिविजुअल, ठीक है,
नेक्स्ट इज आउटसाइड ऑफ एनी सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर। जैसे एक्ट ऑफ वायलेंस और एक्ट ऑफ क्राइम तो बाकी लोग भी विटनेस कर सकते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा का अटैक होता है, जैसे जिहाद अटैक होता है, वो आप इसमें विटनेस कर सकते हो। लेकिन लोन वुल्फ अटैक में क्या खासियत होती है कि दे आर आउटसाइड दी सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर, दे आर जस्ट सिंगल पर्सन जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से दे आर ब्रेन वॉश्ड। सो इसमें आप वो मेंशन करोगे, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। अच्छा, इसमें आप डिफरेंस बताइए, आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर नहीं होते हैं। एक्सट्रीमिज्म इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी, इट डज नॉट इंक्लूड एनी वायलेंस। सपोज मेरी आइडियोलॉजी है एंड आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, तो मैं आपको अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस करूंगी, तो इसे बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। बट मैंने आपको ये नहीं बोला है यूज वायलेंस, मैं आपको अपनी आइडियोलॉजी बता रही हूँ। उस आइडियोलॉजी को बताने में मे बी देयर इज अ पॉइंट कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो एंड यू आर यूजिंग वायलेंस, सो दिस इज एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। मिलिटेंसी इज व्हेन यू यूज वायलेंस influenced by the radicalization or extremist ideology, and insurgency is the armed struggle against the state, this is insurgency। तो ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में डिफरेंस है, जो मतलब सबको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये है लेमन लैंग्वेज में। देन वी हैव एग्जांपल ऑफ लोन वुल्फ अटैक, क्रिस्टचर्च अटैक इन न्यूजीलैंड। ये रीसेंट एग्जांपल है 2019 का। क्रिस्टचर्च अटैक हुआ था न्यूजीलैंड में, और ये बहुत ही फेमस, सबसे मतलब ऐसा केस था जिसने लोन वुल्फ अटैक को वर्ल्ड वाइड एक विजिबिलिटी दी थी। नेक्स्ट इज बर्लिन ट्रक अटैक। बर्लिन ट्रक अटैक में क्या था, क्रिसमस मार्केट में, क्रिसमस मार्केट में जर्मनी में ये अटैक हुआ था। आई थिंक 10 to 12 people have lost their life। इसको काउंटर करने के लिए वी नीड इंटेल शेयरिंग। आपका सर्विलेंस नेटवर्क, अगेन इंटरनल सिक्योरिटी को काउंटर करना है अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम को, तो आपका सर्विलेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट। फिर डी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, जो रेडिकलाइज हो रहे हैं यूथ थ्रू साइबर नेटवर्क्स, आप कोशिश करिए उनका डी रेडिकलाइजेशन होने का। देन फिल्टरिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, फिल्टरिंग से बेसिकली हमारा ये मतलब है कि फैक्ट चेक होना चाहिए। जैसे फैक्ट चेक एजेंसी बहुत सारी है इंडिया में, बट मेन स्ट्रीम एरिया में और आनी चाहिए, ताकि जो भी वीडियो शो करी जा रही है, होती कहीं की वीडियो है, शो कहीं की हो जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है, तो उस कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को फिल्टर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मेन स्ट्रीम एरिया में सभी कम्युनिटीज़ में, जो भी कम्युनिटीज़ है, जो भी एथनिसिटी है, उनमें आप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ाइए टू द कंट्री, टू द पीपल, ताकि आपका सोसाइटल फैब्रिक स्ट्रांग हो सके। दैट्स हाउ यू कैन काउंटर द लोन वुल्फ अटैक। देन वी हैव ड्रोन अटैक। जम्मू एयरबेस, इंडियन एयरफोर्स, सबको पता है, जम्मू एयरबेस पे अटैक हुआ था। 2022 की न्यूज़, 2021 की न्यूज़ है, सॉरी, हाँ दिस। तो ये एक एग्जांपल है। अच्छा, इसी का ही एग्जांपल है, एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया गया है मणिपुर में, क्योंकि ड्रोन अटैक बहुत ज़्यादा विटनेस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसी, सॉरी आर्म फोर्सेज ने एंटी ड्रोन सिस्टम इम्प्लीमेंट करा है मणिपुर में टू काउंटर द ड्रोन अटैक। What is basically drone? They are unmanned aerial vehicle, and why they don't get detective is because वो बहुत लो फ्लाई करते हैं, so they don't get into the visibility area of aerial radars। आप ज़्यादा लो फ्लाई कर रहे हो लो एल्टीट्यूड पे, तो एरियल रडार्स में आप कैप्चर नहीं हो पाते हो। सो दिस इज द मेन थिंग। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में यूज़ होते हैं, वेपनाइजेशन में यूज़ हो सकते हैं, प्लस अटैक में, जैसे जम्मू का अटैक 2 आईडी ब्लास्ट हुए थे थ्रू द ड्रोन, तो ये एक मेजर कंसर्न है। अब देखिए डेटा भी है इसमें, हर टॉपिक में आपको डेटा मिल जाएगा, मैंने हर टॉपिक में डेटा डाला हुआ है, आपको उस डेटा को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज की आपको ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू यूज़ दैट डेटा कि आप एक स्टेटमेंट को कंप्लीट कर पाए। जैसे इसमें डेटा है कि पंजाब हॉटस्पॉट रीजन है क्रॉस बॉर्डर ड्रोन एक्टिविटी के लिए। सेकंड डेटा ये है कि ड्रोन साइटिंग्स में बाय द बीएसएफ इंक्रीज विटनेस किया गया है। पहले 2020 में सिर्फ 80 ड्रोन साइटिंग हुई थी, बट व्हेन इट कम्स टू 22 300 हो गई है अब।
तो आपको मोटा-मोटा भी याद हो कि 80 थी, अब 300 हो गई। एग्ज़ैक्ट नंबर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको बस यही पता होना चाहिए देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज़ इन द ड्रोन साइटिंग एक्टिविटी। बस आप ये याद कर लो, नंबर मत याद करो। नेक्स्ट वी हैव काउंटर ड्रोन सिस्टम बाय DRDO। इट कैन डिटेक्ट एंड जैम ड्रोन सिग्नल्स अप टू 3 to 4 किलोमीटर। एक ये सॉल्यूशन है। वी हैव रेगुलेटरी मेजर जैसे ARDTC बाय MHA। दिस इज़ बेसिकली कमेटी। ये कमेटी सेटअप की गई है टू कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली काउंटर द ड्रोन अटैक। तो ये एक रेगुलेटरी मेजर है। नेक्स्ट अप वी हैव few other unconventional things जैसे कि yellow journalism and refugee crisis। तो yellow journalism is basically to use the catchy headlines। आपने देखा होगा क्लिक बेट्स होते हैं, catchy headlines होती है, बहुत ज़्यादा आपको कैची हेडलाइंस मिलेगी कभी का न्यूज़ चैनल आप ओपन करोगे तो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा शाउटिंग मिलेगा मीडिया रूम के अंदर। बहुत 2-3 लोग बैठे होंगे पैनल में और यहाँ पे इनकी लड़ाई चल रही होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में शाउट कर रहे होंगे। तो दे आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग, दे आर नॉट डिस्कसिंग समथिंग प्रॉपर जो एक्चुअली में काम की चीज़ हो। दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग नॉइज़, दैट्स इट। तो ये होता है येलो जर्नलिज्म। और ये स्टार्ट हुई थी USA से। 2 लीडिंग न्यूज़पेपर के बीच में वॉर चल रहा था, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ये इसका प्रॉब्लम क्या होती है? इट फ्यूल्स रेडिकलाइजेशन एंड हेट इन द सोसाइटी। दे एक्चुअली डिसरप्ट द सोसाइटल फैब्रिक, सोशल हार्मनी को डिसरप्ट करता है येलो जर्नलिज्म। तो ये आप देख सकते हो। एक प्रमोटिंग इसका सॉल्यूशन है, यू नीड टू प्रमोट फैक्ट चेकिंग रिस्पॉन्स एंड मीडिया लिटरेसी। मीडिया वॉचडॉग्स है इंडिया में, सो यू नीड स्ट्रेंथन दैट मीडिया वॉचडॉग्स। टूथलेस की जगह उन्हें और पावरफुल बनाना है हमें, तो एक ये भी लिख सकते हो आप। लास्ट इज रिफ्यूजी क्राइसिस। मैंने आपको बताया था जब भी इंस्टेबिलिटी आती है नेबरिंग कंट्रीज में, इट लीड्स टू रिफ्यूजी प्रॉब्लम। इसके ऊपर शायद आ भी रखा है आई थिंक PYQs में, I'll see। तो वो इलीगल माइग्रेशन, जैसे रोहिंग्या का आप एग्जांपल दे सकते हो। और अगर MHA की अगर हम रिपोर्ट माने तो रोहिंग्या दे आर एक्चुअली वेरी सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट इशू ये है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रिफ्यूजी कन्वेंशन, सो इंडिया हैज नॉट साइंड दिस। इफ इंडिया हैज नॉट साइंड इट, सो एक्चुअली में ये कंसर्न है क्योंकि हम रिफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, इलीगल इंक्रीज हो रहा है, इलीगल इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का। और ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में यू कैन फाइंड देम। या तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, ये एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए ताकि आप रिफ्यूजी क्राइसिस को काउंटर कर सको या एक्चुअली में उसे एड्रेस कर सको। देन वी हैव पॉलिटिकल अनरेस्ट, जैसे CAA के टाइम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स में। अच्छा, वोट बैंक पॉलिटिक्स में क्या होता है, दे एक्चुअली क्रिएट कम्युनल डिवाइड एंड डिस्टर्ब सोशल हार्मनी। इन्फ्लेमेटरी स्पीच दिए जाते हैं। ये जो इन्फ्लेमेटरी स्पीच होते हैं, दिस वर्क एज अ एजेंट फॉर डिसरप्टिंग दी सोशल हार्मनी। तो ये जो ये इसको बोलते हैं हम वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसमें और भी सारी चीज़ें आ जाती है, बट मैं बता रही हूँ कि बेसिकली इस टाइम पे ऐसा क्या होता है जो एज अ एजेंट काम करता है कम्युनल डिवाइड का। तो आप लिख सकते हो। उसके बाद वॉयलेंस विटनेस होती है बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट के टाइम पे। फिर वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट में तो आप सीधा समझ सकते हो, मनी इज अ ड्राइवर फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर आप इफ़ यू एनी वन इज़ अनएम्प्लॉयड, आप बहुत अच्छे से उसे पैसे दे के उससे कुछ भी काम करवा सकते हो। तो दैट्स, अगर उसका उसका मतलब एथिकल स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो मनी इज़ द मेन थिंग आज के टाइम पे। तो यू कैन ईजिली ब्रेन वॉश देम। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप उन्हें बहुत जल्दी अगेंस्ट कर सकते हो स्टेट के या किसी अथॉरिटी के। सो दैट्स हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनकन्वेंशनल, मतलब अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ वॉरफेयर, ये सब इसमें आते हैं। एंड दीज थिंग्स आर एक्चुअली यूज्ड बाय एनिमी नेशंस। जो भी दूसरे नेशंस होंगे जो या फिर नॉन स्टेट एक्टर होंगे, दे एक्चुअली टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को। देन वी हैव कि हम क्या क्या तरीका कर सकते हैं, मेजर्स टू स्ट्रेंथन अवर इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे पहले है स्मार्ट पुलिसिंग स्ट्रैटेजी।
स्मार्ट पुलिसिंग स्ट्रेटजी में सबसे मेन जो डोमेन है वो है मॉडर्नाइज करना अपनी पुलिस फोर्स को। एंड देन वी हैव समाधान स्ट्रैटेजी फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा पुलिस फोर्स का, उतना ही इंटरनल सिक्योरिटी हेल्प होगी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प होगी। देन वी हैव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि सर्टेन साइबर सिक्योरिटी के लिए। देन वी हैव CIBMS प्रोजेक्ट। CIBMS है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। दिस प्रोजेक्ट इज फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, नाइट विजन कैमरा, ड्रोन इंस्टॉलिंग, मतलब यूज ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी इसके लिए। देन वी हैव CCTNS। CCTNS MHA के अंडर है एंड दिस इज फॉर डेटा शेयरिंग फॉर ऑल पुलिस स्टेशन। जितने भी पुलिस स्टेशन है दे पुट अप देयर डेटा इनटू द CCTNS एंड दिस इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल अक्रॉस द नेशन। जितने पुलिस स्टेशन है वो अपनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटी का सारा डेटा इस पे अपलोड कर सकते हैं, सो इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, मतलब फॉर ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एजेंसीज थ्रू NetGrid फॉर क्रिमिनल डेटा एंड क्राइम पैटर्न terrorism related. Then we have creation of agencies. अच्छा, यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये मेंशन है। ओके फाइन। क्रिएशन ऑफ NIA पोस्ट 26/11 अटैक। न्यू एजेंसीज बनाई गई ताकि ऐसा अटैक दोबारा ना हो पाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। फिर कुछ प्रोग्राम है जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेंथन आवर बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। देन वी हैव एम्स लाइक एन IIT लाइक इंस्टीट्यूशन इन एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ताकि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बढ़े, एम्प्लॉयमेंट लेवल और इंक्रीज हो। नेक्स्ट अप वी हैव उड़ान स्कीम, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है यूथ को इन द एरियाज इन जम्मू कश्मीर एंड लेफ्ट विंग अफेक्टेड एक्सट्रीमिज्म एरिया। वहाँ पे यूथ को हमें स्किल डेवलपमेंट देना है सो दे कैन अर्न द मिनिमम थिंग, और हमने इंस्टीट्यूशन खोले हैं ताकि एक एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हो और आगे जाए स्टेट एज अ स्टेट और इंक्रीज हो उनमें लिटरेसी लेवल। देन वी हैव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जैसे कि न्यू क्रिमिनल रिफॉर्म बिल आए हैं, 3 क्रिमिनल रिफॉर्म बिल आए हैं अभी। वी हैव ऊपा एक्ट 2019, अमेंडमेंट हुई है इसमें, जैसे अब एज एन इंडिविजुअल को भी हम एज अ टेररिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक अमेंडमेंट हुई है इसमें। देन वी हैव मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट and the Sagar Vision. These are basically related to Sagar Vision and Maritime Anti-Piracy Act is related to coastal security. So this is how we can or counter our national security problems. आप इन चीज़ों को, ये 5 पॉइंट है, हालांकि इसके अंदर सब टॉपिक सब पॉइंट बहुत सारे हैं, बट आप छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद कर लोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल पीपल। तो आप उसे मेंशन कर सकते हो, 300 वर्ड्स के एस्से को आप जस्टिफाई कर सकते हो। Now, India's plan for national security, we have National Security Council and Nuclear Doctrine. तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है आपका, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। प्रेजेंट विद द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक यू ऑल कि आप इस पे अटेम्प्ट करें अपना एस्से राइटिंग। 300 वर्ड्स का आपको एस्से लिखना है, तो आप इस पे अटेम्प्ट करें। साइबर अटैक अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, ये आपका 23 का क्वेश्चन है, तो ये आपका PYQ का है। हम जब ये लेक्चर सीरीज हम नेक्स्ट वीक जो वीडियो आएगी हम कोशिश करेंगे उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की। साइबर अटैक के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है, छोटा सा इसका एक रफ फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो साइबर अटैक के कोई डेटा आप डाल दो, डेटा बहुत सारे अवेलेबल है। साइबर अटैक इंक्रीज हो गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इकॉनमी को लॉस हो रहा है, वो आप डेटा यहाँ पे पुट कर दो, या फिर किसी एनेक्डोट से स्टार्ट करना है तो आप वो यूज़ कर दो। नेक्स्ट अप इज द मेन बॉडी। साइबर अटैक की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है? रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, पब्लिक सर्विसेज इफेक्ट हो रही है, इकॉनमी लॉस हो रहा है। डेटा डाल, एग्जाम्पल डाल दो कुडनकुलम का और मुंबई की पावर आउटरेज का। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? पर्सनल और पब्लिक डेटा का मिसयूज हो रहा है, पेगासस, इसमें पेगासस डाल दो। तीसरा आप डाल दो डेटा माइनिंग हो रही है, इस तरीके से आप रेडिकलाइजेशन फैल रहा है। ये आपकी मेन बॉडी में 4 पॉइंट आ जाएंगे, हर पॉइंट के साथ आपके पास एग्जाम्पल है।
रेडिकलाइजेशन से क्या हो रहा है, लॉन वुल्फ अटैक हो रहा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। देन वी हैव कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है। तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या आप बता दीजिए। सर्टेन है, साइबर स्वच्छता केंद्र है और नेशनल साइबर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर है। उसके अलावा क्या क्या करना चाहिए, साइबर लिटरेसी बढ़ानी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप डाल के अपने पूरे 300 वर्ड्स में इस ऐसे को जस्टिफाई कर सकते हो यूजिंग द नॉलेज जो हमने उसमें दी है। बस इतना आपको करना है, कोशिश करना है इसे सब अटेम्प्ट करें। हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।